नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कभी भी आपका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्लाइड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है अ पिक्सल यानी कि पिक्सल क्या होता है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रा पिक्चर, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो पिक्चर को ड्रा कर सकता है। अ पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, पिक्चर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ पिक्चर, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो सी वाला ही होगा। ठीक है, किसी पिक्चर के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसी को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है, जैसे पिक्चर ये है, इस पिक्चर का जो छोटा सा छोटा पार्ट होगा, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट को बड़ा करके दिखाया गया, इसको ही हम पिक्सल बोलते हैं। इसी इमेज के छोटे से छोटे पार्ट को पिक्सल बोला जाता है। दूसरा है विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप ये डिस्क देख सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोरेज कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क कर सकती है, या हार्ड डिस्क कर सकती है, या सीडी कर सकती है, या फिर मैग्नेटिक टेप कर सकती है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की साइज़ बहुत छोटी छोटी होती है, ये भी नहीं कर सकती। सीडी की साइज़ जो होती है वो आपकी 700 MB की होती है। ठीक है, ये भी नहीं कर सकती। मैग्नेटिक टेप की भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साइज होगी वो होगी इसकी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क आपकी काफ़ी 100 GB, 1000 GB, 500 GB, TB, 10 TB तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी हार्ड डिस्क हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क की होगी। आप यहाँ पर ये हार्ड डिस्क देख सकते हैं, आपके कंप्यूटर में, CCTV कैमरे में, इन सभी में ये लगी होती है। इसके बाद है EEPROM का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। ठीक है, तो यहाँ पर इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ रोम, रोम को मिटाने के लिए, उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम EEPROM का यूज करते हैं। इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EEPROM का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट इनमें से किसका एक भाग है। तो किसका भाग, इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट का, या फिर आउटपुट डिवाइस का, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। किसका भाग है, तो ये CPU का ही भाग है। CPU में आपके कौन कौन से यूनिट होते हैं आपको हम दिखाते हैं। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर CPU सही होगा। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो CPU के 3 भाग होते हैं, LU, CU और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी यूनिट किसका भाग है, CU, इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अगर ALU पूछता, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो भी इसका भाग है। और CU यानी कंट्रोल यूनिट, वो भी हमारे CPU का ही भाग है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट डेटा और इंफॉर्मेशन के प्रवाह और कार्य साधन को नियंत्रित करती है। यानी कि कंट्रोल करने की बात की जा रही है, जब भी कंट्रोल करने की बात कही जाएगी वहां पर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। फिर है केस मेमोरी के प्रदर्शन को किस इकाई में मापा जाता है। तो यहाँ पर बिट रेशियो, नॉर रेशियो, नो रेशियो, इसके अलावा हिट रेशियो। तो इसको हम नापते हैं हिट रेशियो में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज बाई 0 एंड 1, यानी 1 और 0 का प्रयोग किस नंबर सिस्टम में किया जाता है। तो आपको पता होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डेसिमल में, इसको हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं, 0 से लेकर के इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है डेसिमल में। ऑक्टल में 8 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल में 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल में 8 कौन कौन सी होंगी, 0, 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पर ऑक्टल में होंगी। ठीक है, इसको हम अलग से किसी नंबर सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। फिर है हेक्साडेसिमल, इसमें टोटल हेक्सा और डेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, 10 और 6 मिला के
16, यहाँ पे आप संख्या नहीं कह सकते, कैरेक्टर होते हैं, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या हो जाएंगी, टोटल कितने हो जाएंगे 10, और ए से लेकर के एफ तक आपके अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को मिलाकर हेक्साडेसिमल बनता है, और बाइनरी में आपका 0 और 1 होता है। तो यानी हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि पूछ क्या रहा है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। हम लोग क्या होता है सही से क्वेश्चन देखते नहीं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, हम समझ लेते हैं, फटाक से प्रिंटर पे लगा देते हैं, है ना। तो सवाल हमको ध्यान से देखना है, पूछा क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि पूछा है इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये भी नहीं है, सिर्फ स्कैनर बन रहा है, स्कैनर से हम लोग कोई भी पिक्चर फॉर्म में कोई भी चीज़ रहता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लाते हैं, यानी हार्ड से सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये देखिए इसको स्कैनर बोलते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लगाते हैं, स्कैन करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल आ जाती है। फिर ऐसे प्रोग्राम जो रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम जो रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं उनको हम फर्म बोलते हैं, इतने सॉफ्टवेयर ही होते हैं ये। मेमोरी किन चीज़ों से बनी होती है, तो सेट ऑफ वायर, क्या मेमोरी में बहुत सारे तार लगे होते हैं, या कई सारे सर्किट लगे होते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ सेल लगे होते हैं, या इनमें से सभी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। हम यहाँ पे मेमोरी का चित्र नहीं लगा है, चलिए। फिर सबसे पुराना गणना करने वाला यंत्र, आपने सुना ही होगा, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, अबेगस का प्रयोग किया जाता था। इसमें बहुत सारे इस तरह से राड लगी होती थी, और उसमें छोटे छोटे ये इस तरह से लगे होते थे, है ना, इन्हीं से हमारी गणनाएं की जाती थी। तो यहाँ पर इसको गिनतारा भी बोलते थे, अबेकस। फिर सीपीयू के क्रमबद्ध 3 कार्य कौन कौन से होते हैं, डिकोड फेच एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट डिकोड फेच, फेच एग्जीक्यूट डिकोड, या फिर फेच डिकोड एग्जीक्यूट। तो इस हिसाब से देखा जाए सारे ऑप्शन अलग अलग ही हैं ना, तो कौन सा होगा, डिकोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, है ना, उसके अंदर के जो भी प्रोसेस है उसको समझना, एग्जीक्यूट करना। उसके बाद फेज का मतलब क्या होता है, समझना, है ना, एग्जीक्यूट का मतलब क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पर क्या होगा, किसी भी चीज़, कोई भी समस्या उसको फेज करना, उसको पहचानना, है ना। फिर दूसरे नंबर पर उसको डिकोड करना, है ना, ओपन करना, उसमें क्या है। फिर तीसरे नंबर पे आएगा एग्जीक्यूट, उसको अंतिम रूप दे देना, ठीक। अब हमने इसमें एक लगाया हुआ है एनिमेशन, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला सही होगा। क्या का मतलब है, कोई भी समस्या है पहले उसकी पहचान करना, फिर उसको समझना कैसे होगी, सॉल्व होगी, फिर लास्ट में उसको अंतिम रूप दे देना, ठीक। भविष्य के उपयोग के लिए, डेटा को बनाए रखने के लिए प्रयोग क्या कहा जाता है, कोई भी काम हम करते हैं, इन फ्यूचर हमको उस पर फिर से काम करना है या उसका यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे या स्टोर करेंगे या कोडिंग करेंगे, स्टोर करेंगे ना, स्टोर करके हम इसको रख लेंगे, जब सेव करके रखे रहेंगे तब हम उसका यूज कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा स्टोरिंग सही हो जाएगा। फिर कुछ अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डाटा शेयरिंग, या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डेटा प्रोसेसिंग। कुछ हेर फेर करना है और उसके बाद रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा डेटा प्रोसेसिंग। फिर है मैग्नेटिक टेप के लिए उपयोग किए जाने वाली विधि है, कौन सी है, डायरेक्ट, रैंडम, सीक्वेंशियल, या फिर इंडेक्स्ड, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, ना ही उसमें हम रैंडम कहीं पे कर सकते हैं, सीक्वेंस पे चल सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, अगर उसमें कोई भी डाटा आपने रखा हुआ है, जैसे मान लो हम गाना वाले में देख लें, अगर हम कैसेट लगाए हुए हैं, रील वाली कैसेट, तो पहले पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा, फिर पाँचवा चलेगा, एक सीक्वेंस से चलता है। कैसेट में हम इस तरह से नहीं होता कि इकट्ठा 5वें गाने पे जंप कर जाएं, ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंस से ही हमको चलना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश तो की थी, ये है मैग्नेटिक टेप, है ना। जब तक ये रील ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरा
नहीं चलेगा। जब ये खत्म हो जाता है तो पलट के हम दूसरी तरफ से लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ से चलता है। अगर हमको इसको भगाना है तो क्या करेंगे, इसको हम रिवाइंड करके आगे तरफ ले जाएंगे जल्दी जल्दी से, तब हमारा दूसरा चलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के इवेंट के सीक्वेंस का समन्वय करती है। कौन सी यूनिट है? कोऑर्डिनेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के इवेंट को किस सीक्वेंस का समन्वय करती है? तो कौन सी है वो? कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, देखिए 3 यूनिट इसके अंदर है। लॉजिक यूनिट, एक अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को हम एक ही नाम से जानते हैं। इसका काम होता है तार्किक और अंकगणितीय गणनाएं करना। बाकी का सारा काम करती है हमारी कंट्रोल यूनिट, और स्टोरेज यूनिट जो होती है ये स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, फिर है कंप्यूटर के बूट होने पर इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में लोड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको, कौन सा करता है? बूट लोडर इसको बोलते हैं। ये बूट लोडर होता है, पहली बार हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो यही हमारे मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करता है। ठीक, इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? जैसे कि एंटीवायरस हो गया, जो हमारे कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित जरूरी होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा को खो देती है? यानी कि अगर कंप्यूटर चल रहा है, अचानक से लाइट चली जाए तो पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो कौन सी मेमोरी में ऐसा होता है? देखिए 2 तरह की मेमोरी होती हैं। ठीक, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपकी आती है रैम और रोम। रैम में कोई भी डेटा अगर आप रखे हुए हैं, अचानक से लाइट चली जाए तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रैम लिखा हुआ है ये रैम का ही प्रकार है। रैम 2 तरह की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। ठीक, एस का मतलब होता है स्टैटिक और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक होती है डायनामिक यानी गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, अगर ये वाली रैम रहेगी तो आपको बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। डायनामिक वाले को, स्टैटिक वाले में बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एस रैम, है ना। सीडी में क्या कोई चीज़ रखेंगे, लाइट चली जाएगी तो गायब हो जाएगा? नहीं। मैग्नेटिक डिस्क में नहीं गायब हो जाएगा, टेप में नहीं गायब होगा। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क, है ना, चुंबकीय से बनी होती है, चुंबकीय डिस्क होती है। ये देखिए ये है हमारा एस रैम। फिर है वह कारक जो हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ट्रैक डेंसिटी, ट्रैक की मोटाई, या हाइट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, या रिकॉर्डिंग डेंसिटी, या नंबर ऑफ प्लेट। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क की ऊंचाई से कोई खास लेना देना नहीं होता है। ठीक, कि हार्ड डिस्क कितनी ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इंकजेट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या फिर ऑप्टिकल प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर जो होते हैं 2 तरह से हमने उसको बांटा गया है। एक होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? जो प्रिंटर चलते हैं तो आवाज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये जब चलते हैं तो आवाज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, जैसे कि डीजी व्हील प्रिंटर हो गया, आपका लाइन प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर हो गया। ठीक, इस तरह के जब प्रिंटर पूछे जाएंगे तो जैसे डीजी व्हील हो गया, लाइन हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, चैन हो गया। ठीक, नॉन इम्पैक्ट वाले में आपका इंक जेट वाला हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। ठीक, तो ये सब जो प्रिंटर आते हैं वो आते हैं किसमें? नॉन इम्पैक्ट में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इंकजेट प्रिंटर पूछा है ना। इंकजेट किस में आएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जब प्रिंटर चलेगा तो ये आवाज़ नहीं करेगा। और इसको आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमने लगाया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, यहाँ पे कुछ कम ही बताया गया है। इसके अलावा लेजर, इंकजेट, थर्मल, फोटो प्लाटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड इन। अभी हमने बताया था बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत किसमें पड़ती है?
डी रैम में, है ना। एस रैम में हमको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर किस में हो जाएगा, डी रैम। इसको हमको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर है हीप में फाइलों को किस रूप में रखा जाता है। हीप का मतलब होता है ढेर, है ना। रैंडम ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इंडेक्सेड ऑर्डर में, या फिर इसमें रखा जाएगा, तो रैंडम ऑर्डर में ही रखा जाएगा। ठीक। फिर ये मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भविष्यवाणी जिसमें की जाती है, कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला कंप्यूटर, तो कौन सा जाएगा, सुपर कंप्यूटर परम 8000। अगर वहीं पे विश्व का पूछेगा तो क्रे 1, है ना, ये विश्व का है। चलिए यूनिवैक का क्या नाम है, पूरा नाम यहाँ पे पूछा है, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सॉरी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है CD रोम का फुल फॉर्म, तो आपको पता ही होगा, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, कंपैटिबल लिखा है, ये होगा डी ऑप्शन, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए CD रोम है। फिर VGA, VGA का नाम सुना है आपने, VGA विजुअल ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, या फिर वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, या वीडियो ग्राफिक्स एरे एडाप्टर, क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना। ये देख सकते हैं, ये है VGA केबल, जो कि मॉनिटर में लगी होती है, और इसी में ये हमारा आके कनेक्ट हो जाता है ना। फिर MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट सर्किट, या फिर मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो ये किससे संबंधित है, चिप से संबंधित है। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोला जाएगा, है ना। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। और हम यहाँ पर आपको और सारे बता देते हैं, क्योंकि कई तरह के, देखिए जब आपसे बोला जाएगा MSI, या फिर आपसे बोला जाए, देखिए यहाँ पर MSI या SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, तो ये आएगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर यहीं पर LSI या VLSI पूछता है, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारा चौथे जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में। वहीं पे अगर पूछे ULSI अल्ट्रा लार्ज, तो ये 5वां जनरेशन, अभी हमारा 5वां जनरेशन चल रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए वाला सही होगा। उसके बाद पूछ रहा है 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, बहुत कम होती है फ्लॉपी डिस्क की। ये है फ्लॉपी डिस्क, आप देख सकते हैं, है ना। 3.5 इंच की साइज यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए MICR, इसका प्रयोग होता है कहाँ पे, बैंक में होता है, चेक को रीड करने के लिए कि चेक सही है या नहीं सही है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम में यहाँ पे देखो रीडर लिखा है, अगर रीडर की जगह पर रिकॉग्निशन लिखा है, ठीक है, तो हम रिकॉग्निशन वाला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अगर मान लो रिकॉग्निशन नहीं है ऑप्शन में, तो हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वाला लगाएंगे। और यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए फिर है EBCDIC, ये बाइनरी कोड से संबंधित है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बाइनरी से संबंधित दिखाई दे रहा है ना। यहाँ केस लिखा है, यहाँ भी केस बीट लिखा है, या बाइनरी यहाँ है नहीं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो बाइनरी कोड से संबंधित है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये BCD का मतलब वही है, बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, किस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब, ठीक। इसके बाद अगर ट्रांजिस्टर का देखा जाए तो
सेकेंड जनरेशन में, फिर उसके बाद आता है आईसी चिप थर्ड जनरेशन में, है ना। फिर अगर यहीं पे माइक्रो प्रोसेसर पूछेगा तो फोर्थ जनरेशन में, अगर यहीं पे एआई पूछ लेगा तो ये फिफ्थ जनरेशन में। इसको भी हमने लगाने की कोशिश की है, देखते हैं है या नहीं। ये देखिए आ गया है ना। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, इसके बाद है ट्रांजिस्टर, तीसरा है आईसी चिप्स, चौथा है प्रोसेसर, पांचवा हमारा इसके अलावा चौथा है हमारा आईसी चिप प्रोसेसर और पांचवा हमारा एआई वाला है ना। चलिए फिर है ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है। देखो रोम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो रोम का पूछता है, रोम के एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है ईईपी रोम, है ना। 3 तरह के रोम होते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर यह है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहता है तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, चलिए ये हमारा ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। कौन सा जनरेशन है, पहले जनरेशन में। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता गया आकार उसका डिक्रीज होते चला गया है ना। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर अभी हमने बताया कौन से जनरेशन में होता है। प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। पहले जनरेशन में आपने बताया वैक्यूम ट्यूब, है ना। ये वाला हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर, थर्ड वाले में आईसी चिप्स, उसके बाद चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर है कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन अभी भी विकास के अधीन है। फिफ्थ जनरेशन ऐसा है जो भी विकास के अधीन चल रहा है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से जुड़ा है। एआई, है ना, फिफ्थ जनरेशन से हमारा जुड़ा हुआ है। फिर है कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। अंडर इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है ना। इसके अलावा स्टोरिंग भी होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भावना नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, वो कुछ समझ नहीं सकता है ना। मूवी में दिखाया जाता है कि चिट्टी ने समझना शुरू कर दिया था। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर सीपीयू होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी को हम बोलते हैं। फिर है लॉजिकल ऑपरेशन या तुलना करने के लिए, देखिए आ गया यहाँ पर, ठीक है, ALU लॉजिकल ऑपरेशन या तुलना करने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। फिर है एनालॉग और डिजिटल दोनों का अगर को प्रोसेस करने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जब दोनों की बात आएगी तो हाइब्रिड सिस्टम होगा जो दोनों के गुण रखेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साझा मेमोरी का मुख्य कार्य है, साझा मेमोरी का मतलब होता है शेयर मेमोरी, है ना। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी एक है लेकिन उसका अलग अलग प्रोसेसर जो है यूज कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग साझा मेमोरी बोलते हैं। फिर डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम क्या है। बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस, काफ़ी सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। इसका जो सही क्रम है, सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर फाइल होगा, फिर कई सारी फाइलों से मिलकर हमारा डेटाबेस होता है ना। अगर पूछा जाए एक बाइट में कितने बिट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, है ना। और अगर वही एक निबल में पूछ लेगा तो यहाँ पे 4 बिट हो जाता है ना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर साक्षरता से आप क्या समझते हैं, किसको हम मानेंगे कि वो व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है। एबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेगा उसको हम साक्षर बोलेंगे, या फिर जो नोइंग व्हाट कंप्यूटर कैन एंड कैन नॉट डू, यानी वो व्यक्ति जो कंप्यूटर समझ सकता है कि हाँ ये काम कर सकता है, ये काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसको साक्षर बोलेंगे। या फिर नोइंग द कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी, जो कंप्यूटर की सभी शब्दों के बारे में, उसको पूरे शब्दकोश के बारे में जानकारी हो तो उसको बोलेंगे। या एबिलिटी टू
असेंबल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को खोल के यानी सारे अलग अलग पार्ट को ला के जोड़ देगा उसको कंप्यूटर का जानकार मानेंगे। किसको मानेंगे? जो जानेगा कि हाँ कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा सुटेबल आंसर जो होगा वो हमारा जे वाला होगा। ठीक है, मानते हैं कि इसको जानकारी है कंप्यूटर खोलने के बारे में, तो कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर हम साक्षर की बात करते हैं ना, तो ये होगा। जैसे कि हम लोग ऐसे मानते हैं कौन व्यक्ति कितना साक्षर है, जो व्यक्ति कुछ पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत अगर लिख सकता है तो उसको हम लोग साक्षर मान लेते हैं ना। चलिए, फिर डीवीडी इज एग्जांपल ऑफ, डीवीडी किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का है, आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस का है, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज का है? किसका है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज का नहीं है, इसका ये है एसएसडी इसको बोलते हैं। ठीक, एसएसडी हो गया हमारा। ठीक, इसके अलावा पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये हो जाएंगे हमारी सॉलिड स्टेट। ऑप्टिकल डिस्क में आपका इसमें आएगा आपका डीवीडी, है ना, डीवीडी, सीडी, इसके अलावा ब्लू-रे डिस्क, है ना, वो सभी इसके उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर, है ना, ये स्टोरेज, ये कैसी डिवाइस है? ये स्टोरेज मीडियम है ना, स्टोरेज का माध्यम है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, ये आपके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस, है ना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये देखिए आपकी आ गई है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर वर्सेटाइल ऑप्शन में नहीं होगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क हम लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्सेटाइल है तो हम वर्सेटाइल को ही लगाएंगे। फिर है द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी, जेपीईजी, या फिर .3gp। इसी में आप लोग अगर .mp4 भी लगा सकते हैं। ठीक, एक .mkv भी आता है ना। ये सभी कैसे हैं? ये वीडियो के फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है? पिक्चर का, कोई भी इमेज फोटो खींचते हैं ये उसका फॉर्मेट है, ये भी उसी का फॉर्मेट है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और 3GP का आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसका फुल फॉर्म लगाया हुआ है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, उसके बाद वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? वेब पेज मतलब ऐसे पेज जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, जिनको हम लोग सर्च करते हैं तो वो पेज हमारे सामने आते हैं। कौन से होंगे? ये वेब पेज का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये हो गया हमारा MP3, किसका है ये? ऑडियो, है ना, यानी म्यूजिक का फुल फॉर्म है ये, सॉरी म्यूजिक का फॉर्मेट है। इसके अलावा MP4 ये है वीडियो का, है ना। चलिए, इसी में अगर पूछ ले कहीं TXT, .txt, .doc, ठीक, इसके अलावा .xl, XLSX, ठीक, तो ये किसका है? एक्सेल का है। ये आपका MS वर्ड का है। ये किसका है? .text नोट पैड का है। ठीक, कहीं पे मान लो .rtf आ जाएगा तो ये आपका वर्ड पैड का है। ठीक, इस तरह से फुल फॉर्म पूछता रहता है। ट्रिपल-सी में लिब्रे ऑफिस आता है। ठीक, तो उसमें अब अलग से हम किसी दिन अलग से इसके फॉर्म में पढ़ेंगे कौन कौन से जो एक्सटेंशन होते हैं किनके यूज किस में किए जाते हैं। ODT हो गया, ODS हो गया, जैसे .odt पूछेगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा राइटर का। .ods पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा कैल का। वहीं पर अगर .odp पूछ लेगा तो ये आपका हो जाएगा इम्प्रेस का, यानी जो उसमें पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर है वो उसमें जो राइटर में इसको इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी, केबी किसका मतलब है? की ब्लॉक, की बिट, किलोबाइट, या फिर की बाइट। तो ये तो एकदम सिंपल ही है ना। इसी तरह से MB पूछेगा तो मेगाबाइट, GB पूछेगा तो GB, जड़बी लिख देना हम, जोट्टा बाइट, YB योट्टा बाइट, है ना। चलो हम मिलाते नहीं, पढ़ाने देते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? हमने शुरू में बताया था प्रिंटर इम्पैक्ट दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो चले तो आवाज करें, है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गएंगे। कौन कौन से नहीं है? डिजिटल प्रिंटर कैसा है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी है। चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पिन प्रिंटर,
जितने भी ये सब कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर चलते हैं तो आवाज़ करते हैं। एक प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, इसके अलावा थर्मल प्रिंटर, ठीक, ये सब फोटो वाले प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये जो प्रिंटर हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, नॉन इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा होगा हमारा, लेजर वाला प्रिंटर हो जाएगा, है ना। फोटो तो मैंने लगाया था लेजर वाले प्रिंटर की, आया नहीं है क्या, ये देखो आगे, इसको आपने देखा होगा, है ना, लगभग आपको हर दुकान में मिल जाएगा ये लेजर प्रिंटर, ये वाला होता है ना। थर्मल प्रिंटर कौन सा होता है, इससे हम लोग बिजली बिल निकालते हैं, दुकान वाले देखे होंगे जो बिल निकालने आते हैं, वो छोटा सा लिए रहते हैं, थर्मल प्रिंटर है, रखा होगा हमारे पास, किसी दिन आपको दिखा देंगे। फिर आ गया हमारा 51वां क्वेश्चन, अब इसको हम अलग से फिर से किसी दिन पढ़ेंगे, 51 से लेकर के 100 तक, इससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, ठीक है। आई होप आपको पार्ट 1 इस वीडियो का अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सा पार्ट या फिर क्या चीज़ नहीं अच्छा लगा, उसको हम अगले वीडियो में फिर से कोशिश करेंगे आपको दूसरे तरीके से समझाने की। बाकी मिलते हैं इस वीडियो तक के लिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।